दोस्तों, अक्सर हम लोगों ने अपने घरों में तीसरी पीढ़ी के लोगों के बारे में क्या सुना है? यही ना कि तीसरी पीढ़ी के लोग चांदी के चम्मच के साथ ही पैदा होते हैं। वो तो पैदा ही होते हैं अपने पहली और दूसरी पीढ़ी के द्वारा कमाई हुई संपत्ति, उनके द्वारा बनाए हुए बिजनेस पर ऐश करने के लिए, उन्हें लुटाने के लिए। कहा जाता है कि अगर वो उनकी संपत्तियों को भी संभाल लेना तो भी काफी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आज मैं जिस ब्रांड की केस स्टडी करने वाला हूं, उसकी तीसरी पीढ़ी ने अपनी मेहनत की बदौलत उसे एक नई ऊंचाई दी है। उसे देश के शहरों गांवों से होते हुए विश्व पटल पे 100 से अधिक देशों में उसके नाम का परचम लहराया है। मित्रों, मैं हूं अशोक झा और मैंने इसके पहले वीडियो में बात किया था कि कैसे महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी की यात्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा के रूप में हुई थी। आज मैं आपसे बात करूंगा कि उस कंपनी की तीसरी पीढ़ी ने कैसे उस कंपनी को नई ऊंचाई दी। इस कंपनी के तीसरी पीढ़ी के सशक्त नेतृत्व में आज इस कंपनी के, इस ब्रांड के हर प्रोडक्ट उसके कस्टमर सेगमेंट के दिल में बसता है। चाहे वो किसान हो, जवान हो या एक आम इंसान हो, चाहे उसकी गाड़ी ट्रैक्टर हो, बोलेरो हो, जीप हो, स्कॉर्पियो हो, एक्सयूवी हो, थार हो और अब तो नई स्कॉर्पियो की होड़ लगी हुई है। उसकी बुकिंग की एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और उसके साथ ही कई सारे अलग अलग सेक्टर्स में भी इन्होंने अपना परचम लहराया है। चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, आईटी सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लॉजिस्टिक्स हो या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, हर क्षेत्र में इन्होंने अपने परचम को लहराया है और भारत की इकोनॉमी को दूर तक पहुंचाया है। दोस्तों, इस के पीछे अगर मैं किसी की बात करूं, तीसरी पीढ़ी के उस सशक्त नेतृत्व की बात करूं, तो वो है आनंद महिंद्रा। जी हां, श्री आनंद महिंद्रा, जो अभी इस ग्रुप के चेयरमैन हैं। आनंद महिंद्रा की पढ़ाई विश्व के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हुई थी। उन्होंने वहां से एमबीए किया था। और मैं आपको बताता चलूं कि वहीं पे उनके जो क्लासमेट थे वो बिल गेट्स थे, जो आज एक बिजनेस टाइकून है। एमबीए करने के बाद आनंद महिंद्रा ने 1991 में अपनी कंपनी एज ए डिप्टी डायरेक्टर ज्वाइन किया था। उसके बाद में डायरेक्टर बने, फिर वाइस चेयरमैन, फिर चेयरमैन। इसके अलावा उन्होंने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड की नींव रखने में भी पूरी योगदान दी। उसके को फाउंडर थे। और यहां तक नहीं, बल्कि 2003 में जब कोटक महिंद्रा बैंक बना तो भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके अलावा जो आज आप एपिक चैनल देखते हैं टेलीविजन पे, जो बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक चैनल है, उसकी भी स्थापना इन्होंने मुकेश अंबानी के साथ किया था और आज उसके ओनर है। लेकिन जब 1991 में इन्होंने ज्वाइन किया था, वो साल भारत के लिए भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण साल था। देश तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के साथ उनकी तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के योगदान से देश को लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के मार्ग पे दौड़ाने की पूरी कोशिश हो रही थी। देश ने अपने दरवाजे खोल दिए थे ताकि देश की कंपनियां बाहर जा सके, अन्य देशों में जा सके और बाहरी कंपनियां देश में आ सके। और यही वो समय था जब फोर्ड और डेवू जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनियां इंडिया में प्रवेश की और कहा जाने लगा कि भाई अब तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की वाइंड अप हो जाएगी, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा उनके कंपटीशन में टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा के नेतृत्व की सूझबूझ ने, उनकी मेहनत ने इस सब को झुठलाया, इन बातों को अफवाह साबित किया और साथ ही साथ उन्होंने अपनी कंपनी को इंडियन कंपनी से निकालकर ग्लोबल कंपनी की संज्ञा दिलाई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इस महिंद्रा एंड महिंद्रा के इतनी ऊंचाई छूने के पीछे
क्या उनकी स्ट्रैटेजी रही है, कैसे उन्होंने अपने को इतना बड़ा किया, हर क्षेत्र में अपने आप को बढ़ाया। मैं आपको बता दूं कि आज मैं इनके प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन की बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा उसके पीछे की स्ट्रैटेजी की, जिसके बदौलत इन सब चीजों को वो प्रभावित करते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस में रुचि रखते हैं, तो आपको ये केस स्टडी बहुत कुछ सिखाएगा आपको अपने बिजनेस के लिए। तो मित्रों, आइए बात करते हैं उन 5 खास स्ट्रैटेजी की जिसकी बदौलत महिंद्रा एंड महिंद्रा आज ग्लोबल कंपनी बनी हुई है। तो पहले अगर स्ट्रैटेजी की बात करूं तो वो है कस्टमर सेंट्रिक और एम्प्लॉय सेंट्रिक लीडरशिप। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किसी कंपनी को बढ़ाने में उसके एम्प्लॉय और उसका कस्टमर सेगमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। जहां एम्प्लॉय को अच्छे काम करने का इन्वायरमेंट अच्छा है, वहां पे जो मोटिवेटेड वहां पे है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ती है। और अगर कस्टमर की बात सुनी जाती है, उनके नीड्स को समझा जाता है, प्रॉफिट के ऊपर उनके सेटिस्फेक्शन को ध्यान दिया जाता है, तो उस कंपनी को आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। और यही चीज महिंद्रा एंड महिंद्रा में होता है। आप सब जानते हैं कि अगर एक कैप्टन कुशल हो तो भंवर से भी अपने नाव को बाहर निकाल सकता है। एक नेता, एक नेतृत्व अगर कुशल हो तो अपनी टीम के हार को भी जीत में बदल सकता है। यहां भी महिंद्रा एंड महिंद्रा का लीडरशिप, हालांकि आनंद महिंद्रा जी कहते हैं कि मैं कंपनी का रिफ्लेक्शन हूं और कंपनी मेरे रिफ्लेक्शन है। मतलब इसका ये नहीं कि मैं ऑटोक्रेट हूं। उनका यह कहना है कि जब तक हमारे बोर्ड के मेंबर्स, हमारे डायरेक्टर्स कन्विंस नहीं होते, मैं डिसीजन नहीं लेता। एक कन्वोकेशन में बोलते हुए आनंद महिंद्रा ने कहा था कि लीडरशिप को विनम्र होना चाहिए। जब विनम्र होगा तो सुनेगा, जब सुनेगा तो सीखेगा, क्योंकि आज का वर्ल्ड चेंजिंग वर्ल्ड है और इसमें कोई भी आदमी अपने आप को परफेक्ट कह ही नहीं सकता। उन्होंने आगे ये भी कहा था, आज मेरे पास दर्जनों सेक्टर्स हैं, 125 से अधिक कंपनियां हमारे ग्रुप में हैं, एक से बढ़ के एक लोग हमारे पास हैं, एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अलग अलग टेक्नीशियंस हैं। अगर मैं ये समझूं कि मैं कंपनी का मालिक हूं और मैं जो कहूंगा वही होगा, तो यकीन मानिए मेरी कंपनी अगले दिन ही बंद हो जाएगी। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर हमने इस तरह का, हमारे कंपनी में इस तरह का नेतृत्व है, तो हमारी कंपनी को आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। हर कंपटीशन को हम आराम से पार कर सकते हैं। और दूसरी स्ट्रेटजी जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनाया था, वो है इनोवेटिव आइडियाज का इंपॉर्टेंस। कंपनी समझ चुकी थी कि अगर उसे कंपटीशन में रहना है, विदेशी कंपनियों से टक्कर लेना है, अपने आप को विश्व के बाजार में लेके जाना है, तो इनोवेशन मस्ट है। और इनोवेशन 2 पैरामीटर्स पे, एक तो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उसे कस्टमर के हिसाब से इनोवेशन होना चाहिए, और दूसरा ROI होना चाहिए, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो आपकी कंपनी ग्रो कर जाएगी। और इसके लिए तरीका क्या है? या तो ग्रीनफील्ड में जाया जाए, या फिर कंपनियों का टेक ओवर किया जाए, या उनके साथ में ज्वाइंट वेंचर किया जाए। और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने तीनों का सहारा लिया। कुछ ग्रीनफील्ड्स लेके आए, कुछ कंपनियों के साथ टाइप किया, उनके टेक्नोलॉजी को सीखा, और कुछ को टेक ओवर कर लिया। और दोस्तों, अगर तीसरी स्ट्रेटजी की बात करूं तो वो है एक्सेलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। आप अपनी कंपनी के लिए जो मर्जी प्लान बना लीजिए, जो मर्जी स्ट्रेटजी बना लीजिए कॉपी पे, लेकिन अगर उसका एग्जीक्यूशन सही नहीं है तो प्लान आपकी बेईमानी है, उसका कुछ नहीं हो सकता। महिंद्रा एंड महिंद्रा में स्ट्रेटजी की प्लानिंग होती है और उससे ज्यादा एग्जीक्यूशन पे ध्यान दिया जाता है। किसका बेस्ट एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए। पहले उनकी कंपनी में अलग अलग सेक्टर के अलग अलग CEOs, CFOs नहीं थे।
कंपनी ने डिसाइड किया कि सबके अलग अलग सीईओज होंगे, सबके अलग अलग सीएफओज होंगे और सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। सबके साथ अलग अलग चेयरमैन की मीटिंग होगी, अपर लेवल मैनेजमेंट की मीटिंग होगी। इसके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने तीन वॉर रूम भी बनाए। एक स्ट्रेटेजिक वॉर रूम, एक ऑपरेशनल वॉर रूम और तीसरा बजट वॉर रूम। स्ट्रेटेजिक वॉर रूम में स्ट्रेटजी की डिसाइड किया जाता है कि क्या हम करें, कैसे हम करें। ऑपरेशन वॉर रूम में यह डिसाइड किया जाता है कि हमारा परफॉर्मेंस कितना पे हुआ है, क्या चल रहा है। और तीसरा जो बजट वॉर रूम है, वहां डिसाइड किया जाता है कि हम इसे कैसे एग्जीक्यूट करें। और सब में चेयरमैन की, उनके टॉप मैनेजमेंट की उपस्थिति होती है और सब सेक्टर्स के सीईओज, उनके हेड्स वहां एज ए जनरल आते हैं, सेनापति की तरह आते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को रखते हैं, अपनी प्लानिंग को बताते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और दोस्तों, अगर चौथी स्ट्रेटजी की बात करूं तो वो है महिंद्रा का सेगमेंटेड स्ट्रेटजी अप्रोच। जी हां, सेगमेंटेड। आपने देखा होगा इंडस्ट्री में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने साइज के हिसाब से, साइज को बढ़ा करके कंपटीशन को मात देती हैं, अपने आप को इंडस्ट्री में डोमिनेट करती हैं। लेकिन महिंद्रा इससे उल्टा है। उसकी स्ट्रेटजी सेगमेंटेड है। वो हर सेक्टर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है और सबकी अपनी अपनी बजट्स हैं, सबके अपने अपने एग्जीक्यूशन के तरीके हैं, सबको पूरी छूट है और सबको अपनी प्रॉफिटिबिलिटी अलग से देनी होती है। कोई किसी पे बोझ नहीं है। और ये एक ऐसा स्ट्रेटजी है जिससे हर एक सेक्टर उसका अपने आप अपने पैरों पे खड़ा है। जो नहीं कर पाता है उसे शट डाउन होना पड़ता है, वो किसी का बोझ नहीं बनता है। यहां तक कि सुनने में भी आ रहा है कि अब ऑटोमोबाइल्स में भी वो अपनी 3 सेक्टर डिवाइड करने वाले हैं। तो ये सेगमेंटेड स्ट्रेटजी इनके लिए बहुत ही उपयोगी है, जहां इन्हें पता लगता है कि हमारी वीकनेस कहां पे है, कहां हम लैग कर रहे हैं, किसे हमें ठीक करना है और किसे हमें बंद करना है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको किसी भी तरह से इमोशनल होकर के किसी सेगमेंट को, किसी सेक्टर को, किसी प्रोडक्ट को नहीं ढोना चाहिए। अगर आप ढोते हैं तो वो सेक्टर, वो प्रोडक्ट आपके दूसरे प्रोडक्ट को भी हैम्पर करेगा। और मित्रों, अगर मैं 5वीं स्ट्रेटजी की बात करूं महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो वो है आईज ऑन हिडन अपॉर्चुनिटी और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। सच पूछिए तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की सबसे अहम स्ट्रेटजी है और हर एक बिजनेसमैन की होनी चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटी की तलाश हमेशा होनी चाहिए और सही तरह से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी करना चाहिए, सही रिस्क लेना चाहिए, समय पे रिस्क लेना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा समझ चुकी थी कि अगर उसे विदेशी कंपनियों के मुकाबले खड़े होना है, अगर उसे इस देश से अपने प्रोडक्ट को बाहर भेजना है, उसे अन्य देशों में भी अपने आप को खड़ा करना है, तो उसे हर तरह की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा। उसे लोगों के साथ ज्वाइंट वेंचर करना होगा, कुछ कंपनियों को टेक ओवर करना होगा और कुछ ग्रीन फील्ड्स लेके आना होगा। और यही हुआ जब फोर्ड को इंडिया में एक ज्वाइंट वेंचर, एक ज्वाइंट पार्टनर की आवश्यकता पड़ी, महिंद्रा एंड महिंद्रा आगे अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि फोर्ड के साथ जो उनकी दोस्ती हुई उसका बहुत फायदा तो इनको नहीं मिला, बहुत फ्रूटफुल नहीं रहा, लेकिन उनके टेक्नीशियंस का, जैसे यहाँ के, इनको हार्ड टॉप व्हीकल्स बनाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन फोर्ड के पास था। आप जानते हैं फोर्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितनी बड़ी है और उनके टेक्नीशियन से इनके 300 जो टेक्नीशियंस थे, इंजीनियर्स थे, काफी सीखा और बाद में वही सीखना इनको एक सबसे लोकप्रिय, सबसे सफल एसयूवी स्कॉर्पियो बनाने में मदद की। सत्यम का नाम कितना बदनाम था उस समय,
घोटाले हुए थे, उनके मैनेजमेंट में वो प्रॉब्लम सामने आई थी, अखबारों में छपा था, फिर भी हालांकि कोई उस पर हाथ रखना नहीं चाहता था उसकी बदनामी के कारण, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ने उसकी इंपॉर्टेंस को समझी, उसे समझा कि इसके अंदर के लोग कितने काबिल हैं, कितने वर्सटाइल लोग हैं, और उसने उसका टेक ओवर किया। और आज महिंद्रा एंड महिंद्रा की टेक्नोलॉजी कंपनी को देख लीजिए। उसके अलावा 2007 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पंजाब ट्रैक्टर्स को टेक ओवर किया और उसके साथ ही वो ट्रैक्टर्स प्रोडक्शन में अपना शेयर लगभग 43 to 45% तक कर लिया है। इसके अलावा उसने रेनो के साथ में, निसान के साथ में, काइनेटिक के साथ में ज्वाइंट वेंचर किए, उनकी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान किया और आज कई देशों की कंपनियों के साथ इनका ज्वाइंट वेंचर है और कई जगह, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कई कंपनियों को इन्होंने टेक ओवर करके अपनी कंपनी वहां बनाई है और इस तरह से इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। हालांकि इनका जो टू व्हीलर वाला काइनेटिक के साथ जो डिसीजन था ज्वाइंट वेंचर का, वो अच्छा नहीं रहा। टू व्हीलर में ये अभी भी पीछे है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने तय कर लिया था कि हमें ग्लोबल बनना है, ग्लोबल बने, और इन्होंने प्रूव किया कि एक भारतीय कंपनी में बहुत दम है, अगर वो चाहे तो वर्ल्ड की किसी भी कंपनी के मुकाबले आगे आ सकती है। आज भी हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, हम चाहें तो विश्व के बाजार में अपनी पहचान बना सकते हैं, हमारी कंपनियां बना सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है यहाँ की, वह है शॉर्टकट। अगर हमने शॉर्टकट अपनाया, शॉर्टकट को लेके प्रॉफिटेबिलिटी पे बात की, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। कई सारे कंपनियां आज के उदाहरण हैं। इसलिए ये सत्य है, मैं हमेशा कहता हूं कि आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ जो प्रॉफिट कमाएंगे, वही प्रॉफिट आपकी सस्टेनेबल होगी और उसी पर आपका ग्रोथ डिपेंड करेगा जो लंबे समय तक चलेगा। तो मित्रों, आज के लिए ये केस स्टडी में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सबको इससे सीखने को मिला होगा। फिर मिलता हूं आपसे किसी और कंपनी केस स्टडी के साथ में। तब तक आप सब खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।